हेलो एवरीवन। तो यथार्थ हॉस्पिटल के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं आज। कौन कौन इनका कल होगा तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फोकस करते हैं नंबर्स इन्होंने कैसे रिपोर्ट करे हैं एंड यहां से आगे का कैसा आउटलुक बनता है इस बिजनेस का। तो Q3 के नंबर्स अगर हम देखें, कंपनी के रेवेन्यू में 46% की ग्रोथ देखने को मिली है एंड जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है, स्टॉक लिस्ट हुआ है, तब से किसी भी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट करा है 46% का। इबिट्टा में 35% की ग्रोथ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनी को नहीं मिला है। 23% का इबिट्टा मार्जिन है, जो पहले 25-27% के रेंज में होता था। तो मार्जिन जरूर कंपनी के जो नीचे की तरफ गए हैं वो कंटिन्यू है। फिर पैट में हमको 41% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यानी इबिट्टा से ज्यादा अच्छी ग्रोथ आई है कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर। देन टोटल बेड कैपेसिटी आप देखोगे तो 2550 से ज़्यादा बेड्स हो चुके हैं। लास्ट ईयर ये 13-1400 के रेंज में होता था। तो मोटा मोटा इन्होंने डबल कर दिया है पिछले 15-16 मंथ्स के अंदर। लेकिन उसके बाद भी अच्छी चीज़ क्या है कि ऑक्यूपेंसी आप देखो 67% है और ये YOY 11% से इंक्रीज हुई है। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे समझो आप, नॉन हॉस्पिटल बिजनेस की तरह मैंने दुकानें नहीं ओपन कर दी है, लेकिन ये नई दुकानें इतने फास्ट रेट से ओपन करने में रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक दुकान में फुटफॉल और बढ़ता जा रहा है। ऑक्यूपेंसी का नंबर मेरा 67% पहुंच गया, जो लास्ट ईयर था 56%, जबकि नंबर ऑफ बेड्स मेरे लगभग 50-60% से बढ़े हैं। तो अगर तो मेरा नंबर ऑफ बेड बढ़ाने के बाद भी नए पेशेंट्स नहीं आते या फिर दुकान ओपन करिए नए कस्टमर्स नहीं आते, तो मेरे को ऑटोमेटिकली अपना एक्सपेंशन रोकना पड़ता। यथार्थ इतना एग्रेसिवली इसीलिए एक्सपैंड कर पा रहा है क्योंकि हर एक मतलब हॉस्पिटल ओपन करने के बाद में जो पेशेंट का फ्लो है, जो बेड कैपेसिटी फुलफिल करने की जो कैपेबिलिटी है, वो कंपनी की इंप्रूव होती जा रही है। आरपोप लास्ट क्वार्टर में हमने देखा था कंपनी का आरपोप ग्रो नहीं किया था। इस क्वार्टर में 10% की ग्रोथ देखने को मिली है, ये काफी अच्छी चीज है। देन इनके जो दो नए हॉस्पिटल्स इन्होंने एक्वायर करे थे लास्ट ईयर, एक मॉडल टाउन दिल्ली में और फरीदाबाद में, वो दोनों ऑपरेशन हो गए हैं। दिल्ली वाला तो लास्ट क्वार्टर में ही हो गया था आपका जुलाई के अंदर, तो हमको थोड़ा बहुत रेवेन्यू देखने को मिला था इससे। ये फरीदाबाद वाला आपका सितंबर में ऑपरेशनल हुआ है, तो पूरा Q3 मिला है इसको। अभी पिछले क्वार्टर में Q2 में कंपनी के मार्जिन क्यों इंपैक्ट हुए थे? क्योंकि दिल्ली वाला हॉस्पिटल तो स्टार्ट हुआ, चलो उसका खर्चा रहता है। ये वाला हॉस्पिटल स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन इसका खर्चा सारा करना पड़ा कंपनी को। डॉक्टर को हायर करना हो गया, जो और ऑपरेशन एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब Q2 में आया था, इसीलिए कंपनी के मार्जिन और ज्यादा डिप कर गए थे। अब इस क्वार्टर में आप देखो ये दोनों का मंथली रेवेन्यू रन रेट कितना है। जो फरीदाबाद है ये आपका 7 से 8 करोड़ का रेवेन्यू रन रेट दे रहा है, यानी कि एक क्वार्टर में 20 से 25 करोड़ का रेवेन्यू ये वाला हॉस्पिटल बना सकता है। और जो मॉडल टाउन वाला है ये 5 करोड़ प्लस है, यानी कि एक क्वार्टर में 15 से 20 करोड़ का रेवेन्यू इस हॉस्पिटल से आ सकता है। अब दोनों को एक्वायर करने का एक बड़ा जो इनका वो रीजन था वो ये था कि दोनों आरपोप जो है वो मतलब पॉजिटिव था इनका यथार्थ के कंसोलिडेटेड लेवल से। जैसे ये फरीदाबाद हॉस्पिटल का आप देखोगे 36,000 का आरपोप आया इस क्वार्टर के अंदर। दिल्ली वाले हॉस्पिटल का लास्ट क्वार्टर में आरपोप कम था। क्यों कम था? क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था तो इनिशियली आपको जो टाई अप हुआ नहीं होता है आपके गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर, इंश्योरेंस मतलब वो जो आपके प्राइवेट इंश्योरेंस है उनके साथ में भी टाई अप नहीं हुआ होता है। तो इनिशियली ना आपको मतलब लोअर रेट के ऊपर पेशेंट्स को फिल करना पड़ता है, तो इसीलिए लास्ट क्वार्टर में इनका आरपोप कम था। इस क्वार्टर में आप देखो 40,000 का इसने आरपोप बनाया है। देन आगरा वाला हॉस्पिटल जो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में एक्वायर किया, तो ये ऑपरेशन हो गया 1 फरवरी से, कंपनी कह रही है ये स्टार्ट हो चुका है। इसका एक और एडवांटेज क्या है कि क्योंकि ये आपका ये यमुना एक्सप्रेस वे पे है, तो जो कंपनी के यहाँ नोएडा में हॉस्पिटल है, ग्रेटर नोएडा में जो हॉस्पिटल है, मतलब ऐसा वो बोलना नहीं चाहिए बट उस तरीके से आप समझो तो एक तरीके से क्रॉस सेलिंग का हो जाता है कि जो पेशेंट मेरे इस हॉस्पिटल में आएंगे उनको मैं रेफर कर सकता हूँ ग्रेटर नोएडा और नोएडा हॉस्पिटल में। ये फीडर नहीं है, फीडर नहीं है। फीडर का मतलब क्या होगा कि हॉस्पिटल मतलब बहुत एक नॉर्मल बेसिक सा आपने हॉस्पिटल खोल दिया और कोई भी क्रिटिकल केस आया तो आपको सिर्फ रेफर करना पड़ रहा है। इस हॉस्पिटल की अपनी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये फीडर नहीं है। यहाँ पे भी आप जो आपके क्रिटिकल केसेस होते हैं, आपके जो कुछ ये आपकी सर्जरीज वगैरह हो गई, ये यहाँ पे कंपनी मैनेज करती है। लेकिन कल को चल के अगर मान लो पेशेंट का फ्लो यहाँ पे बढ़ गया या फिर कोई बहुत सीरियस इलनेस वाला आ गया केस आपका, तो कंपनी उस केस में अपने नोएडा हॉस्पिटल और ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल को पेशेंट को यहाँ से रेफर कर सकती है। तो वो भी एक इनके पास में एडवांटेज आता है। देन कंपनी का अगर हम ये रेवेन्यू वगैरह तो हमने देख लिया। इबिट्टा मार्जिन आप देखो तो पहले कंपनी 25-27% का मार्जिन बनाती थी, लेकिन एक्सपेंशन क्योंकि इन्होंने इतना फास्ट किया है तो मार्जिन में हमको डिप देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है, लास्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि जो इबिट्टा मार्जिन है ना हमारा 23.1%, ये बॉटम बन गया है। मतलब इससे और नीचे हमारा इबिट्टा मार्जिन नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि पिछले क्वार्टर में एक ही क्वार्टर के अंदर इन्होंने 700 बेड्स स्टार्ट किए थे। 700 बेड एक क्वार्टर के अंदर इनको स्टार्ट करना पड़ा, तो जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस थे ना वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गए। और कंपनी कह रही है आगे किसी भी क्वार्टर में, एक सिंगल क्वार्टर में 700 बेड हम स्टार्ट नहीं करने वाले। किसी में होगा, जैसे आगरा हॉस्पिटल इस क्वार्टर में स्टार्ट हुआ है, बट वो 250 बेड्स का है। आगे चल के अगर एक और कोई कंपनी एक्विजिशन करेगी तो वो भी यही 300-400 बेड्स का होगा। तो क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन एक्सपेंस किसी भी एक पर्टिकुलर
क्वार्टर में नहीं आएगा तो मार्जिन का ट्रेंड हमारा ना यहां से अपवर्ड ही रहेगा। अब ऑफ कोर्स वो एकदम से 23 से 27% नहीं जाएगा जो पहले का था, लेकिन अपवर्ड रहेगा। तो उस पॉइंट से ये जो इंप्रूवमेंट है ये काफी अच्छा है। मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू तो ग्रो हुआ है बट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट भी कंपनी की इंप्रूवमेंट देखने को मिली है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में जो इन्होंने गाइडेंस दिया था। फिर कंपनी की ऑक्यूपेंसी जैसे हमने बात करी, अब देखो नंबर ऑफ बेड्स पहले कहां 1500 1600 होते थे, उसको एकदम से 2300 किया, अभी 2305 हो चुका है, लेकिन फिर भी ऑक्यूपेंसी का नंबर कंपनी का बढ़ता जा रहा है, इंप्रूव हो रहा है, इसमें डिक्लाइन देखने को नहीं मिल रहा। देन ये है यथार्थ की आपकी रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन। तो पहले तो कंपनी 3 ही हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड होती थी, बट लास्ट ईयर से भी आप देखो तो कितना अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। जो इनका नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल है जो सबसे ज्यादा इनका आरपो बना के देता है, उसका रेवेन्यू पहले 37% था, अब वो 30% आ गया है। जो इनका ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल है काफी पुराना है वो भी, उसका भी रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन 27% आ गया है। नोएडा वाला हॉस्पिटल 20 से 18% पे आ गया। और इंक्रीज कहां पे हुआ है, ग्रेटर फरीदाबाद जो लास्ट ईयर इन्होंने स्टार्ट किया था 5% से 9% हो गया। फिर झांसी में जो हॉस्पिटल है वो बिल्कुल सेम उतना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 8 से 7%। प्लस जो 2 नए हॉस्पिटल्स अभी स्टार्ट हुए हैं, ये दिल्ली में और आपका ये फरीदाबाद में, दोनों ने एक ही क्वार्टर में टोटल 9% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया। अभी ये फर्स्ट क्वार्टर है लेकिन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनसे स्टार्ट हो गया 9% का। तो ये आपको क्या दिखाता है, पहले यथार्थ में ना रिस्क क्या था और इसीलिए मार्केट इसको इतना लो पी देता था, लो वैल्यूएशन देता था, क्योंकि बाकी हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में इनकी डिपेंडेंसी 2-3 हॉस्पिटल के ऊपर ही थी। मतलब यही 2-3 हॉस्पिटल थे जहां से कंपनी का रेवेन्यू आता था। अब उसमें रिस्क क्या होता है कि कभी कभी कोई भी आपका प्रॉब्लम आ गया, कोई ऑपरेशन प्रॉब्लम आ गया किसी एक हॉस्पिटल के अंदर, तो आपका 1/3 ऑफ रेवेन्यू जो है ना वो तो गया। मतलब इतना सीरियस इंपैक्ट पड़ सकता है। इस वजह से आप देखोगे जो ये रेवेन्यू डाइवर्सिफाई हुआ है कंपनी का, आज धीरे धीरे इनकी डिपेंडेंसी डाइवर्सिफाई होती जा रही है इन सारे हॉस्पिटल से, वो एक तरीके से इनके रेवेन्यू को ना सेफ बना रही है, इनके बिजनेस को स्टेबल बना रही है। इस वजह से कंपनी का ये डाइवर्सिफिकेशन जरूरी था और अभी तक बहुत अच्छी जर्नी गई है कंपनी की। देन नोएडा एक्सटेंशन वाला जो इनका हॉस्पिटल है, वो वैसे भी सबसे ज्यादा आरपो बनाता था। इस क्वार्टर में तो अपना ही उसने सबसे हाईएस्ट आरपो रिपोर्ट किया है 44,000 का, 16% का इसमें इंक्रीज देखने को मिला है। यहाँ पे कंपनी जितने भी आपके वो क्रिटिकल इलनेस होते हैं ना, जो भी आपके हाई एंड सर्जरीज होती है, वो सब इस हॉस्पिटल के अंदर ये प्रोवाइड करते हैं। चाहे आपका ट्रांसप्लांट प्रोग्राम हो गया या फिर आपकी ये ऑन्कोलॉजी सर्विसेज हो गई, ये सब कंपनी इस हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड करती है। देन इबिटा इनका 35% है, बट पैट में क्यों हमको 41% का ग्रोथ दिखा, तो सेम रीजन लास्ट क्वार्टर वाला। फाइनेंस कॉस्ट आप देखोगे कंपनी का 51% से डिक्रीज हुआ है, क्योंकि पिछले साल इन्होंने वो QIP किया था, तो फंड रेज किया होटल बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल एक्सपेंशन के लिए और दूसरा आपका डेट रिडक्शन के लिए। तो उस वजह से हमको फाइनेंस कॉस्ट में बेनिफिट देखने को मिला और पैट में अच्छा ग्रोथ आया कंपनी का। बाकी तो ओवरऑल यही नंबर्स है कंपनी के। हाँ यही सारा ऑपरेट है। ये इनका ये ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन भी चल रहा है, 3000 बेड्स कंपनी के और ऐड हो रहे हैं, एक तो ग्रेटर नोएडा में और दूसरा नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल के अंदर। तो ये ओवरऑल नंबर्स है कंपनी के, अच्छे नंबर्स है, काफी अच्छे नंबर्स है। सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है कि ग्रोथ के साथ में ना इंक्रीमेंटल प्रॉफिटेबिलिटी हमको इंप्रूव होती हुई दिखी है कंपनी की, जैसा इन्होंने लास्ट क्वार्टर में गाइडेंस दिया था। वैसे ये जो 46% का ग्रोथ है, इसमें बहुत बड़ा रोल ये 2 नए हॉस्पिटल्स का भी है, फरीदाबाद वाला और ये दिल्ली वाला मॉल टाउन वाला, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं था तो लो बेस इफेक्ट की वजह से भी हमको अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। बट अगर आप इसको एक्सक्लूड भी कर दोगे, फिर भी मैनेजमेंट का कहना है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स है ना, नोएडा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और वो झांसी वाला, उनमें भी हमको 33% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए हॉस्पिटल्स ने ये पूरा ग्रोथ लाया है, जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं वहां से भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और प्लस आरपो भी कंपनी का इंप्रूव हुआ है। अब ओवरऑल अगर आप यथार्थ का मतलब डील वगैरह देखोगे, हमने अभी कुछ टाइम पहले वो जो करेक्शन वाले जो स्टॉक्स हैं उसमें भी डिस्कस किया था कि मार्केट ने जो डी रेटिंग दी है ना यथार्थ को, उसकी वजह से इसका डील ओवरऑल और काफी अच्छा हो गया। क्योंकि जब हमने लास्ट Q2 में डिस्कस किया था तब काफी ज्यादा री रेटिंग स्टॉक की हो चुकी थी, लगभग 45-50 के पी पे था। EV to EBITDA आप देखो तो 25-27 तक इसका पहुंच चुका था। तो वहां से वैल्यूएशन री रेटिंग का इतना बड़ा स्कोप नहीं था, बट ये डी रेटिंग की वजह से प्लस इस तरीके के नंबर्स की वजह से ओवरऑल डील अब काफी अच्छी हो चुकी है। क्योंकि पी नहीं देखना है इसका हमको, बिकॉज वही हॉस्पिटल बिजनेस है तो उनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट वैसे भी अभी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, इतना ज्यादा इन्होंने एक्सपेंशन किया है। हमको EV to EBITDA पे देखना है। तो करंट तो आपको दिखेगा अभी EV to EBITDA इनका 22-23 के आसपास है, लेकिन अगर आप ये FY26 के बेसिस पे देखोगे, अभी आई थिंक 9 मंथ्स में इन्होंने 203 करोड़ का EBITDA कर दिया है। और अगर हम ये अज्यूम करें कि फोर्थ क्वार्टर में भी सेम EBITDA रहता है, मतलब ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता, सेम 74 करोड़ का EBITDA कंपनी का फोर्थ क्वार्टर में आता है, तो फुल ईयर का EBITDA आपका बनता है 275 करोड़ का। EBITDA मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कोर ऑपरेशन बिजनेस से कितना मुनाफा आ रहा है एक कंपनी को, उस तरीके से आप समझो। तो EV to EBITDA के बेसिस पे आप देखोगे FY26 के अर्निंग पे
तो इनका बनता है आई थिंक 2120 के आसपास। लेकिन FY27 की डील अगर हम देखें और उसमें अगर मैं 25% का ग्रोथ अज्यूम करूं कंपनी के बिट्टा के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, तो आपका EV टू बिट्टा बन जाता है अराउंड 16 के आसपास, 16-17 के आसपास। यानी अगर मैं अभी का वैल्यूएशन देखता हूं तो जो सेक्टर का पूरा वैल्यूएशन है लगभग उसी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर मैं 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग के बेसिस पे देखूं तो आई मीन पूरी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में भी ये जो स्टॉक है वो भी अंडर वैल्यूड है, 16-17 का बिट्टा बन रहा है। और जबकि ये पूरे इंडस्ट्री से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चाहे ग्रोथ में आप देखो, एक्सपेंशन आप देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी मेरे लिए सबसे बड़ा हाईलाइट था, क्योंकि उसमें एक जरूर कंसर्न था कि अगर आप एक्सपेंशन करते जा रहे हो और मार्जिन आपके 27% से नीचे होते होते 23% बन गए, तो वो एक थोड़ा सा डर लग रहा था कि अगर उसमें और फॉल हुआ तो मतलब स्टॉक का थोड़ा सा पिटाई भी हो सकता है। लेकिन अब आप देखो तो मार्जिन में हमको वो बॉटम बनता हुआ दिख गया लास्ट क्वार्टर में, और यहाँ से इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो नंबर्स ओवरऑल काफी अच्छे हैं, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, वैल्यूएशन, सब कुछ जो है वो काफी अच्छा लगता है। स्टॉक का वैल्यूएशन सपोर्ट भी है, तो ऑफकोर्स वैल्यूएशन रीडिंग का भी अच्छा स्कोप बनता है यहाँ से। बाकी कल कौन कौन होगा तो उसमें और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और पॉइंट अगर आप यहाँ पे समझो कैपिटल एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे हमने अभी वो ब्लैक बक को डिस्कस किया, उसके नंबर्स वगैरह ऑफकोर्स अगर आप यथार्थ से कंपेयर करोगे पीएनएल के बेसिस पे तो थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज वहां पे मतलब नेगेटिव वे में चेंज हुआ है। यहां पे आप देखोगे तो चीजें और अच्छे तरीके से इंप्रूव हुई है। बिजनेस वाइज ब्लैक बक का भी सब कुछ ठीक है, जो वो चीज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है उनके बिजनेस के लिए, आगे इंक्रीमेंटल ग्रोथ के लिए, ऑपरेटिंग लिवरेज उनको और मिलेगा आने वाले टाइम में। लेकिन जो ये जो फेस है ना बीच का 2-3 क्वार्टर का जो उन्होंने बोला है, उसमें पेन रहेगा उनके ये ऑपरेटिंग लेवरेज के अंदर, उनके एक्सपेंसेस के अंदर। और उनके साथ में मतलब कैपिटल एलोकेशन के पॉइंट से मैं क्यों इतना ज्यादा बुलिश नहीं हूं इंक्रीमेंटल कैपिटल को लेकर के, क्योंकि वैल्यूएशन का वहां पे प्रॉब्लम है। आप उसका EV टू EBITDA देखो, मार्केट कैप टू सेल्स देखो, मतलब वो बहुत हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो उस फेज में क्या होता है जनरली, जब भी कोई भी बिजनेस एक्सपेंशन मोड में जाता है, एक्सपेंशन मोड में जाता है, यानी कि आपका खर्चा बढ़ता है, तो आप देखोगे जो स्टॉक है ना वो थोड़ा सा आपका कंसोलिडेट करता है। मतलब या तो मार्केट कुछ टाइम तक वेट एंड वॉच करता है कि जो आप पैसा खर्च रहे हो उसका रिजल्ट क्या आता है, तो मार्केट वेट करता है, स्टॉक आपका दिखेगा कंसोलिडेट हो रहा है। कई कई बार ऐसा भी होता है, थोड़ा बहुत हमको करेक्शन भी देखने को मिलता है। तो क्योंकि वैल्यूएशन हाई है, इस पॉइंट से मैं इंक्रीमेंटल कैपिटल को लेकर के ना ब्लैक बक में थोड़ा सा कॉशियस होऊंगा, वेट करूंगा कि क्लैरिटी आने का, कि कब तक जो ये चीजें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, रिवॉर्ड क्या आ रहा है, या फिर वैल्यूएशन ही बहुत ज्यादा डीरेट हो जाए, तब वहां पे एक अच्छी डील बनेगी। बाकी अगर आप यथार्थ का केस देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका बिल्कुल अपोजिट है। जो ये स्पेंड कर रहे हैं, जो एक्सपेंसेस ये कर रहे हैं, उसका मतलब डी रेटिंग ऑलरेडी हो चुकी क्योंकि स्टॉक की, तो वैल्यूएशन वाइज आप देखो डील यहाँ पे अच्छी बन जाती है। तो आई मीन कहने का मतलब क्या है, बिजनेस वाइज आप देखोगे तो दोनों चीज सही कर रहे हैं, जो यथार्थ कर रहा है वही ब्लैक बक भी कर रहा है, बट उसका वैल्यूएशन जो है ना, करंट वैल्यूएशन, वो थोड़ा सा उसको ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, मतलब थोड़ा सा रिस्की बना रहा है, रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। और बाकी डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट आगे उस पर क्या आउटलुक देता है। लेकिन यथार्थ के केस में क्या है कि एक्सपेंशन इन्होंने सबसे बड़ा एक्सपेंशन तो कर दिया ना, पिछले आई थिंक 1 साल के अंदर ही आप देखो 1000 बेड्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं। अगले 4-5 ईयर्स के अंदर कंपनी कह रही है कि हम 1500 करोड़ का कैपेक्स करने को देख रहे हैं, और इन सब में जो मार्जिन का बॉटम बनना था वो बन चुका। तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिटेबिलिटी इनकी हमको समझ में आ चुकी है कि यहां से इंप्रूव ही होगी, एकदम से 27% ना जाए, लेकिन ट्रेंड इंप्रूवमेंट का रहेगा, और साथ में वैल्यूएशन सपोर्ट भी है, और ग्रोथ तो अच्छी है ही। तो यहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा लगता है रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस हमको वही क्लैरिटी वगैरह चाहिए, तो उसको उस पॉइंट से हमको देखना है। बाकी नंबर्स अच्छे हैं यथार्थ के, और कल कौन कौन होगा तो उसको और अच्छे से समझेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।